हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सरस्वती अकेडमी पानीपत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी की क्लास में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत कौन सा ऐसा पहला भारतीय था जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की? वो कौन था जिसने आईसीएस, जिसको हम आज के टाइम में यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की पहली परीक्षा पहले भारतीय ने कौन था वो जिसने पास की? ठीक है जी। और सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उनको क्यों उस जमाने के अंदर, उस टाइम के अंदर वो नौकरी छोड़नी पड़ी? ऐसा क्या था कि जिस चीज ने उनको इतना मोटिवेट कर दिया कि उनको अपनी जो इतने बड़े लेवल की जॉब थी आईसीएस, उसको छोड़ना पड़ा? ठीक है जी। उस टाइम पे इसको आईसीएस बोलते थे, जिसको आज के टाइम में हम सीएससी बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम। उस समय आईसीएस होता था, ठीक है जी, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उनको वो छोड़ना क्यों पड़ा? ये सब जानने के लिए इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सिविल सर्विस कब स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो हमारी पहली पॉलिटी की क्लास हो चुकी है, दूसरी पॉलिटी की क्लास है। पॉलिटी के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। हम क्या कर रहे हैं? भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जरा मैं थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ। एक था हमारा कंपनी रूल और एक था क्राउन रूल। कंपनी रूल, दूसरी तरफ क्या था? क्राउन रूल। कंपनी रूल में बच्चों हमें पता था कब से कब तक था ये था हमारा 1773 से लेके 1857 तक, और ये था 1858 से लेके जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक। दैट इज़ द क्राउन रूल। उसके बारे में बाद हमने पढ़ा था 1700 ईस्ट। सबसे पहले क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। पहला अंग्रेज जॉन मिंटल आया था। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। 3 प्रेसिडेंसी दे दी गई थी। कौन कौन सी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है जी। उसके बाद हमारा सबसे पहला विलय कौन सा आया था? 1726 का कौन सा? चार्टर एक्ट। उसमें क्या कहा गया था? गवर्नर को पावर दे दी गई थी कि वो किसके लिए कानून बना सकता है? उन सभी के लिए। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया गया था? उसके बाद हमने क्या किया था? 1726 के बाद 1757 में बक्सर की लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में होती है? जो प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है। उसके बाद हमारा जो 1764 में हमारी क्या होती है? 1757 में प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 1764 में क्या? बक्सर का युद्ध। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुंडो ने भाग लिया था, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और बंगाल ऑफ नवाब शाह आलम ने। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ था? 1765 से 1772 के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? भारत की लूट बोलते हैं। फिर जी 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के 4 जज होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, लॉर्ड इलिजैम्पे, 3 लॉर्ड हाइड चैम्बर और लॉर्ड लेमिस्टर। ठीक है जी। तो ये आपने सबने पढ़ा होगा। फिर 1781 में एक्ट आया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट था। आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब जी हम बात कर चुके थे कहाँ तक? 1784 पीट्स इंडिया एक्ट तक। उसके बाद जो बच्चों आता है, स्टार्टिंग हम करते हैं। मैं इधर इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये आपको पता ही चल गया है कि हम इंडियन पॉलिटी में क्या कर रहे हैं बच्चों। हम टॉपिक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। मैं एक लाइन लगा देता हूँ बीच में, ताकि अब इधर से इधर आने में सही रहता है। 1793 चार्टर एक्ट। ठीक है जी। 1773। उसके बाद आता है हमारा क्या? 1793 1793 चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत सबसे पहले जो ट्रेड मोनोपोली थी, देखो मैं मेन पॉइंट लिखता चला जाऊंगा। जो ट्रेड मोनोपोली थी, जो व्यापार के अंदर की एक ही आदमी व्यापार कर सकता है, वो कौन था भैया? वो था हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको 20 साल के लिए उसको क्या कर दिया गया?
उसको 20 साल और दे दिए गए कि आप 20 साल तक भारत में व्यापार और कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें हमारे 6 सदस्य थे, उनका जो वेतन था वो वेतन भी कहाँ से दिया जाएगा जी? वो दिया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से, भारतीय राजस्व से, कि उनका जो वेतन है वो भी हम कहाँ से देंगे? भारतीय रेवेन्यू से। ठीक है जी। इसके बाद एक चीज़ और हुई थी, मैं जरा इंक, दूसरा है, दूसरे में है इंक। इसके बाद एक चीज़ और हुई थी बच्चों, क्या हुई थी कि हमने लिखित रिटन लॉज, लिखित कानून स्टार्ट कर दिए थे यहाँ से। ठीक है जी, लिखित कानून, इसकी जो डिस्क्राइब करने की, इसको जो व्याख्या करने की पावर किसको दी गई थी? जुडिशरी को, कि भाई वो जुडिशरी उसको एक्सप्लेन कर सकती है, उसको डिस्क्राइब कर सकती है। और जी ठीक है जी, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसकी स्टार्टिंग कब होती है, कौन सा पहला भारतीय था जिसने ICS की परीक्षा पास की, ये बातें। अब जी ICS की भी स्टार्टिंग होती है, ICS की स्टार्टिंग होती है 1793 में ही। ठीक है जी, ICS की स्टार्टिंग कब होती है? 1793 में। और क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्टिंग कब हुई, तो आपका आंसर रहेगा 21 अप्रैल 1793 को। किसने की भाई? किसने की जी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी को हम क्या बोलेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ले कि हु वाज द फादर ऑफ ICS, कि ICS का पिता कौन था, तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है जी, क्लियर है ये बात आपको? ठीक। उसके बाद अब ICS की इतना, इस एक्ट में इतना ही करना ICS के बारे में। मैं जब ICS के बारे में आगे और चलेंगे ना, फिर मैं दोनों को क्लब करके बताऊंगा। उसके बाद 1793 में ही हमने क्या कर दिया था? रेवेन्यू पुलिस, राजस्व, रेवेन्यू पुलिस, और दूसरी चीज क्या? रेवेन्यू बोर्ड, इन दोनों की स्थापना हमने कर दी थी। कब? 1793 के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज करेंगे हम, हर एक चार्टर एक्ट से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हुई है सिर्फ हम उन्हीं के बारे में बात करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमने 1784 के बाद हमने जो करना है वो करना है 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत जो ट्रेड मोनोपोली थी, जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी, उसको जो ट्रेड मोनोपोली वो 20 साल के लिए और दे दी गई कि आप 20 साल और भारत में। अब 1793 में मैं जोड़ूंगा 20 साल तो कितने बनते हैं? 1813, यानी 1813 में एक्ट आएगा आगे। ठीक है, 1813 में 20 साल आप जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा जी? 1833। 1833 में फिर एक्ट आएगा एक। ठीक है जी, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद जी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य मेंबर की टीम थी, उनका जो वेतन था, उनकी जो सैलरी थी, वो कहां से आनी स्टार्ट हो जाएगी? भारतीय खजाने से, भारतीय राजस्व से। ठीक है जी। और क्या किया गया? पहली बार रिटन लॉज लेके आए गए भारत में, लिखित में कानून। ठीक है जी। और इसको डिस्क्राइब करने की पावर किसके पास थी? जुडिशरी के पास। और 1793 के अंदर ही क्या हुआ था? इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत होती है। अंग्रेजों ने कहा कि भारत के अंदर उनके काम को संभालने के लिए कोई अफसर होना चाहिए, और वो अफसर, उस अफसर की पोस्ट को हम क्या बोलेंगे? इंडियन सिविल सर्वेंट, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है जी। ICS की स्टार्टिंग होती है 21 अप्रैल 1793 को। किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ ICS, तो आपका आंसर रहेगा बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है जी। और 1793 में ही क्या हुआ था? रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस की स्थापना की गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसके साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है जी, इतना समझ में आया है?
ठीक है जी। अब इसमें आप 20 साल जोड़ दीजिए। 20 साल अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो मैंने बताया था कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है भाई 1813 चार्टर एक्ट। एक मिनट, 1813 चार्टर एक्ट 1813 1813 चार्टर एक्ट। इस एक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जी ये, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई अधिनियम। हिंदी में ऐसे लिख लेना 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम, ठीक है जी, अधिनियम। अब जी आप किसी भी देश के ऊपर अगर आप राज करना चाहते हैं, किसी कम्युनिटी के ऊपर राज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके धर्म के अंदर घुसना पड़ेगा जो वो पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है जी, जो वो धर्म मानता है उस धर्म उसको या तो आप उसके धर्म में घुस जाओ या अपने धर्म को उसको बोलो कि हमारे धर्म को आप फॉलो करिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, ठीक है जी। हमें ये लगता है कि धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है जी। तो भैया अंग्रेजों ने एक चीज़ पकड़ी कि अगर भारत के ऊपर लंबा शासन चलाना है, अगर आप लंबे समय तक इन मूर्खों को, इनको गुलाम बनाना चाहते हो, ये लोग भोले भाले हैं, सीधे हैं, ठीक है जी, ये इतने 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 बेवकूफ़ हैं कि इनके ऊपर हम राज कर सकते हैं, और थोड़े टाइम बाद इनको सच्चाई पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी कि व्हाट दे आर डूइंग विद अस, ठीक है जी। वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन किस लेवल तक का कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे धर्म में घुसने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। इसीलिए 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है। मिशनरियों, मैं मिशनरियों ठीक लिख रहा हूँ क्या? हाँ, ओ मिशनरियों गलत लिख दिया भाई, मिशनरियों का आगमन होता है जी, ठीक है जी। नंबर 1 तो पहली तो बात ये हो गई भाई, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट ये आता है 1813 चार्टर एक्ट के अंदर। दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई 1 लाख रुपया किसके लिए आवंटित कर दिया गया? पहली बार शिक्षा के लिए। किसके लिए आवंटित कर दिया गया प्यारे बच्चों? शिक्षा के लिए, कि भाई हम प्रति वर्ष हम भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, ठीक है जी। 1813 चार्टर एक्ट के अंदर ये पॉइंट भी आया गया, ठीक है जी, लाया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ट्रेड मोनोपोली थी वो क्या कर दी गई? वो अब खत्म कर दी गई। क्या कर दी गई जी? खत्म कर दी गई। ट्रेड मोनोपोली खत्म, भाई एबॉलिश कर दिया, उसको खत्म कर दी गई, ठीक। लेकिन सभी चीजों में नहीं, 2 चीजों में रहा। किसमें? ट्रेड विद टी, एक तो चाय के व्यापार, दूसरा जी ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ जो भी व्यापार होगा उसमें मोनोपोली खत्म नहीं होगी, मोनोपोली रहेगी। क्या रहेगी? मोनोपोली है, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। मोनोपोली रहेगी किसकी भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है जी। मैं एक बारी ना इंक डाल लेता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको आप इतने में, मैं ज़रा मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। तो बच्चों हमारे पास पॉइंट क्या है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट में नंबर 1 क्या हुआ था कि ईसाई धर्म के लोग थे, उन्होंने भारत में आना स्टार्ट कर दिया। ईसाई धर्म को फैलाना, उसका प्रचार करना वो चालू कर दिया, ठीक है जी, ओके। दूसरी चीज़ क्या हुई कि हमने एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया पर एनम
प्रति वर्ष हर साल 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। दूसरी जी, सिर्फ 2 चीजों में मोनोपोली रही, किसमें? ट्रेड विद टी, चाय के अंदर, और चीन के साथ जो व्यापार होगा उसके अंदर ट्रेड मोनोपोली रही, बाकी सब के अंदर ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। वही मना कर दिया कि भाई औरों के अंदर आप ट्रेड मोनोपोली नहीं लेके चलेंगे जी। ठीक है जी, क्लियर है बात, समझ में आई है बात? ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको भी। अब जी अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आराम से बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे हम किसी भी चीज़ का। ये मैं जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि ये क्वेश्चन आया है जी, अब तक इस बारे में ये प्रश्न पूछा और आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, देखो 20 साल के लिए, फिर अगले 20 साल के लिए क्या हुआ? 1833। ठीक है जी, 1833 चार्टर अधिनियम। फिर अगला आता है जी, जो ट्रेड मोनोपोली थी ना, वो पूरे तरीके से, जो ट्रेड मोनोपोली थी वो पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई, पूर्ण रूप से खत्म। यानी क्या था कि जो चाय और चीन के साथ था वो भी हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ये कह दिया कि अब किसी भी फील्ड के अंदर ट्रेड मोनोपोली नहीं रहेगी, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है जी। दूसरी बात क्या हुआ कि जो गवर्नर था ना, कौन? गवर्नर, एक मिनट भाई राइटिंग गलत हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको नया नाम दे दिया गया, क्या? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम, एक एल और आएगा भाई, बेंटिंक। ठीक है जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हिंदी में मैं लिख देता हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक सबको याद होगा, राजा राम मोहन राय समाज सुधारक हुए। उन्होंने सती प्रथा का अंत किया, कब? 1829 में। 1829 में सती प्रथा का अंत किया जी। 1829 में किसका? सती प्रथा का अंत किया। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय के साथ। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किसने किया भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। एक तो ये किया जी। दूसरी बात, इसके अंदर और क्या किया गया? 1835 में इंग्लिश को क्या कर दिया गया? भारत की आधिकारिक भाषा। क्या जी? ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा। ठीक है जी, ये बोल दिया गया किसको? अंग्रेजी को। ठीक है भाई मेरे, कि जो हमारी इंग्लिश है दैट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। और उसके बाद एक चीज़ और हुई, क्या हुई? अभी धारा 370 हटी है, उससे आपको क्या कहा जा रहा है कि आप जम्मू कश्मीर में जाके ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी प्रकार उस समय भी एक धारा 370 हटी थी 1833 वाली। इसके तहत अंग्रेज भारत में ज़मीन खरीद सकते थे, उनको पावर दे दी गई, भारत में ज़मीन खरीद सकते हैं। ये कहा गया कि
किस एक्ट के तहत यू कैन परचेज द लैंड इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू विच लॉ? 1833 चार्टर एक्ट। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया आपको? सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो ट्रेड मोनोपोली थी वो कंप्लीट रूप से खत्म कर दी गई, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दी गई ट्रेड मोनोपोली। दो चीज में पेंडिंग थी, चाय के साथ और चीन के साथ। दूसरी बात, गवर्नर जनरल था, उसको क्या बना दिया गया भाई? उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सॉरी इंडिया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसने क्या किया भाई? उसने सती प्रथा का अंत किया। किसके साथ मिलकर अंत किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय उस समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ठीक है जी। और 1835 में ही अंग्रेजी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया और अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने का भी अधिकार दिया गया कि आप भारत में जाकर जमीन खरीद सकते हैं। 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली दे दी गई थी। अगले 20 साल क्या बनते हैं जी? ये 20 साल का तो चल ही रहा है कॉन्सेप्ट कि 20-20 साल के लिए हमने ट्रेड मोनोपोली हम देते ही जा रहे हैं हर एक चार्टर एक्ट से, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब जी तो इसमें 33 में 20 जोड़ेंगे, देखो 93 में 20 जोड़े 13, 73 में 20 जोड़ा कितना आया था? 93 आया था। लेकिन 73 से पहले हम 73 में कुछ अमेंडमेंट चाहते थे, इसीलिए हमारा क्या आया था? वो आया था उससे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, ठीक है जी। अब जी अब क्या है इसमें, हम 1833 में अगर मैं 20 जोड़ूं तो कितना होता है? 1853। इसीलिए याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, कैसे आपको इनको याद रखना है। 1853 चार्टर एक्ट, ठीक है जी। ओके, 1853 चार्टर एक्ट। एक तो इसके अंदर क्या किया गया भाई? जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या? प्रशासन और लेजिस्लेटर को अलग अलग कर दिया गया, यानी विधायिका को, लेजिस्लेटर को अलग अलग कर दिया गया। यानी ये सेपरेट रहेगी, ये सेपरेट रहेगी, अलग कर दिया गया इन दोनों को, ठीक है जी, अलग कर दिया गया, ठीक। एक पॉइंट नंबर ये नोट करिए जी, पॉइंट नंबर 1 ले लीजिए आप, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। 1 मिनट ये तार, ओके, ठीक है जी। इसी एक्ट के तहत हमने एक ऑल इंडिया काउंसिल का गठन किया जी। ऑल इंडिया काउंसिल, अखिल भारतीय परिषद, अखिल भारतीय परिषद, इसका गठन किया जी। इसका काम क्या था बच्चों? किसका? ऑल इंडिया काउंसिल। इसका काम क्या था? ये कानून बनाएगी। ये क्या करेगी? कानून बनाएगी, मेक लॉज। किसकी परमिशन से? किसकी अनुमति से? कौन था मेन हेड? गवर्नर जनरल। कौन? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको किस चीज की पावर मिलेगी? उसको वीटो पावर है भाई, ठीक है जी, ठीक। एक तो सबसे पहले हमने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन और जो लेजिस्लेटर था उसको अलग कर दिया। दूसरी चीज क्या की? ऑल इंडिया काउंसिल का गठन कर दिया। उसका काम क्या था? वो कानून बनाएगी। किसकी अनुमति से? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की अनुमति से। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पावर दे दी गई, कैसी? वीटो पावर, ठीक है जी। और हमने क्या किया अलग से? अब आप जानते हैं ना कि दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, जो हमारे एलजी हैं उनको पावर दे रहे हैं भाई, कोई भी केजरीवाल को कोई भी काम करना है वो एलजी से पूछ के करेगा, ठीक है। एलजी क्या होता है? उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है जी। एलजी है हमारा, दिल्ली के अंदर एलजी है। तो इसी प्रकार हमने बंगाल के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर दिया गया। किसके लिए? अलग से बंगाल के लिए, कि भाई अलग से बंगाल का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, एलजी होगा, ठीक।
और 1853 से ही रिटन एग्जाम स्टार्ट हुआ। किसका प्यारे बच्चों? आईसीएस का। रिटन एग्जाम स्टार्ट होता है किसके लिए? आईसीएस के लिए। ठीक है जी। आईसीएस जरा रिकॉल करो, आईसीएस क्या था? इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज कब स्टार्ट हुई थी? 21 अप्रैल 1793 को। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले कि स्टार्ट कब हुई थी, तो आपका आंसर रहेगा जी 21 अप्रैल 1793 को। इसका पिता कौन था? इसका पिता था भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसे कि हमने 1793 वाले एक्ट में किया था। अब आपने पहली बार रिटन लॉज की स्टार्टिंग करते हैं, आप फर्स्ट टाइम रिटन लॉज की आप स्टार्टिंग करते हैं। कहाँ स्टार्टिंग होती है इसकी? इसकी स्टार्टिंग होती है मेरे भाई लंदन में। ठीक है जी। पहली परीक्षा, रिटन परीक्षा लंदन में होती है। रिटन परीक्षा कहाँ पर होती है? लंदन में होती है। और उस टाइम का जो गवर्नर जनरल का क्वेश्चन आ जाता है, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। कौन था जी? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है जी। 1923 में ये कहां स्टार्ट होएगी? भारत में। अब भारत में गवर्नर जनरल नहीं रहता है, भारत में कौन? इसकी पोस्ट बदल दी जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी पोस्ट हो जाएगी वॉयस राय बोलेंगे इसको हम। आगे जाके पोस्ट बदल जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? वॉयस राय। और वॉयस राय कौन था बच्चों? वो था लॉर्ड रीडिंग। देखो इसको ऐसे याद रखना है। जब भारत में परीक्षा स्टार्ट हुई तो हम रीड करके देंगे ना पेपर को, तो इसलिए वो वॉइस राय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है जी। ओके, क्लियर है ये बात इतनी? ठीक। मैं जरा इसको रफ कर देता हूं, इस इधर वाले को। ठीक है जी। हमने स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात की थी। क्या बात की थी भाई? कि हम आईसीएस की परीक्षा कब हुई? आईसीएस के बारे में जरा हम देखो। 1853 में रिटन एग्जाम स्टार्ट होता है किसका? आईसीएस का। आईसीएस का गठन चालू कब किया था? 21 अप्रैल 1793 में। कहाँ पहला रिटन एग्जाम हुआ था? लंदन में। गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। 1923 में रिटन में कब स्टार्ट, भारत में कब स्टार्ट हुई? 1923 में। भारत में गवर्नर जनरल नहीं था, क्या था? वाइसराय ऑफ इंडिया। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया? देन योर आंसर विल बी लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग को याद रखना आसान है। आप किसकी एग्जाम दे रहे हो? आईसीएस की। कैसे दोगे? पढ़ के दोगे, रीड करके देंगे, इसीलिए वाइसराय कौन हो गया? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है जी। अब जी सबसे पहला भारतीय कौन था जिसने आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की? तो आपका आंसर आएगा 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंग्लिश में, हिंदी में सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये कौन था भाई? सत्येंद्रनाथ Tagore was the first Indian who qualified for the ICS. In which year he qualified for the ICS? Then answer will be 1863. ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई था भाई ये। कौन जी? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने पहली आईसीएस की परीक्षा पास की थी। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। अब जी उसके 4 साल के बाद 1867 में 4 इंडियन ने फिर क्वालिफाई किया, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं जी सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे। उनके पिता ये चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आईसीएस की परीक्षा पास कर ले, इसीलिए
इनको 1919 में लंदन भेज दिया गया और 1920 में इन्होंने क्वालिफाई कर दिया किसको, आईसीएस को, ठीक है जी, क्वालिफाई कर दिया। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता की वजह से 1921 में इन्होंने इससे रिजाइन भी कर दिया, ठीक है जी, रिजाइन कर दिया। किस लिए, ड्यू टू इंडियन फ्रीडम, भारतीय स्वतंत्रता की वजह से, ठीक है जी। एक मिनट, सॉरी भाई, मैं इसको साइलेंट मोड पे कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है जी। और इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी मिली थी जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सर्विस में अलॉट हुई थी, जो जैसे में कैडर अलॉट नहीं होता, हरियाणा कैडर, यूपी कैडर, पंजाब कैडर, तो इनको कैडर जो अलॉट हुआ था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलॉट हुई थी भाई, किसको, सत्येंद्रनाथ टैगोर को। तो जी हमारे जो आईसीएस के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये कवर होते हैं। सबसे पहले कि आईसीएस एग्जाम क्या कवर होते हैं, कि सबसे पहला एग्जाम होता है कि आईसीएस की स्टार्टिंग कब हुई, आपका आंसर होगा 21 अप्रैल 1793 को। आईसीएस का पिता कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है जी। आईसीएस का रिटन एग्जाम कब स्टार्ट होता है, 1853 में। 1853 में कहाँ स्टार्ट होता है, लंदन में। लंदन में जब पेपर स्टार्ट हुआ तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो आपका आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। 1923 में भारत में रिटन एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा, भारत में रिटन एग्जाम कब स्टार्ट हुआ आईसीएस का, तो आपका आंसर रहेगा 1923 में। जब रिटन एग्जाम स्टार्ट हुआ तो वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था, भारत का वाइसराय था लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग को कैसे याद रखना भाई, आईसीएस का पेपर हम ऐसे तो मतलब सपने में तो क्लियर नहीं होगा कि सपने में मैंने देखा कि देखो मैंने देखा एक सपना, ठीक है जी, ऐसा तो होगा नहीं कि आप कल को सपने में भी आप आईएएस लग गए तो पढ़ के लगेंगे, इसलिए पढ़े तो रीडिंग था उस समय क्या, वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है जी। 1863 में पहला भारतीय, फर्स्ट इंडियन, पहला भारतीय कौन था जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिसने आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की। और उनको कौन सा बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलॉट हुई थी, कौन थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। 1867 के अंदर 4 अलग से फिर भारतीयों ने क्वालिफाई किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंपॉर्टेंट आता है सुभाष चंद्र बोस, जो मेन शख्सियत थी, उनके पिता चाहते थे कि मेरा बेटा आईसीएस की परीक्षा पास करे और देश की सेवा करे, इसीलिए 1919 को उनको लंदन भेज दिया गया। 1920 में उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, लेकिन 1921 में भारतीय स्वतंत्रता की तड़प ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने उस आईसीएस की परीक्षा को छोड़ दिया और ये सोचा कि मैं भारतीय स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर भाग लूं। अगर मैं आईसीएस की नौकरी करूंगा तो मैं भारतीय स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, उन्होंने वो आईसीएस का पेपर, आईसीएस की जॉब से रिजाइन कर दिया, ठीक है जी। और क्या था, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर थे उनकी संख्या घटा दी गई थी, उनकी संख्या 6 घटा दी गई थी। क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल। एक पॉइंट और रह गया इसमें, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह लीजिए, निदेशक मंडल। निदेशक मंडल में पहले कितने मेंबर होते थे, 24, उसमें से 6 घटा दिए थे, 6 घटा दिए भाई। अब कितने रह गए, अब रह गए जी 18। ये कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब जी हम बात करते हैं, हमने बात कर दी कहाँ तक, 1853 चार्टर एक्ट तक। अब 1853 में 20 जोड़ूं तो मैं कितना आता है, कितना आता है जी, 53 में 20 जोड़ो यार, 1873। लेकिन 1873 से पहले हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को 2 भागों में बांटा था। एक था क्या, क्राउन रूल, एक था कंपनी रूल। कंपनी रूल कब से कब तक था भैया, 1773 से ले गए 1857 तक। फिर 1858 से लेकर और 1947 तक क्या था, क्राउन रूल, ठीक है जी। क्राउन रूल 1858 में
आता है, क्यों आता है? 1857 में विद्रोह होता है, ठीक है जी, सेना विद्रोह कर देती है, क्रांति होती है 1857 की क्रांति। क्रांति की वजह से भाई जगह जगह पर, मेरठ पे, बैरकपुर में, झांसी में, जगह जगह विद्रोह होता है, ठीक है। कंपनी उस विद्रोह को अच्छे ढंग से संभाल नहीं पाती है, मतलब अंग्रेजों की ये सोचती कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ ही ना उठाए, डिक्टेटरशिप थी उन लोगों के अंदर। विद्रोह तो हुआ लेकिन उन्होंने उसको दबा लिया, उसकी बहुत सारी वजह थी, हमारे अंदर एकता नहीं थी, एकता नहीं था, ठीक है जी। हम मतलब एकजुट नहीं हुए, कोई अंग्रेजों के साथ था, कहीं कोई कमी थी, तो वो बहुत सारे हैं, वो इतिहास में आप पढ़ेंगे कि व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड दैट, कि दैट रिवोल्ट वाज नॉट सक्सेसफुल, वो हिस्ट्री का पोर्शन है। अब हम पॉलिटिकल देख रहे हैं। अब 1857 की क्रांति हुई है, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अच्छे ढंग से मैनेज नहीं कर पाई, इसीलिए अंग्रेजों ने, यानी जो रानी थी विक्टोरिया, उसने कहा कि हम ना एक नया चार्टर एक्ट बना के भेजते हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का चक्कर ही खत्म करते हैं, क्यों ना मैं डायरेक्ट ही कंट्रोल करूं चीज़ों को। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा, और उसने ना भाई भारतीय, जो ये विद्रोह हुआ था भारतीय कर रहे थे, इसीलिए जो नेक्स्ट एक्ट आएगा उसका नाम क्या बना दिया गया था? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है जी। इसीलिए इसका नाम क्या था? 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत शासन अधिनियम, ठीक है भाई, अधिनियम। इस एक्ट के तहत यहां से स्टार्टिंग किसकी होती है? यहां से स्टार्टिंग होती है क्या? क्राउन रूल, ताज का शासन, क्राउन रूल, ठीक है जी। इस एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लाया गया भारत के अंदर। महारानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया होती थी। इस घोषणा पत्र को कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858 को। इसको कब पढ़ा गया जी? 1 नवंबर 1858 को। कौन था भैया? किसके द्वारा पढ़ा गया? उस टाइम पे कौन था? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। और कहाँ पढ़ा गया जी ये? मिंटो पार्क इलाहाबाद में। मिंटो पार्क इलाहाबाद, यहाँ पढ़ा गया जी, ठीक है जी। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, इस घोषणा पत्र से क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो अब नहीं रहेगी। उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया भाई। क्या कर दिया बच्चों? खत्म कर दिया गया। अब भारत की जो शासन है वो कौन रहेगा? एम्परर, एम्प्रेस घोषित कर दी गई। कौन? एम्प्रेस ऑफ इंडिया। कौन घोषित कर दी गई? क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरिया, उसी को ही भारत की सम्राज्ञी, सम्राज्ञी बोलते हैं इसको हिंदी में, सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई, क्लोज कर दी गई। उसके साथ साथ क्या कर दिया गया? जो हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं पढ़ा था, निदेशक मंडल, वो भी हमने स्क्रैप कर दिया भाई, वो भी खत्म कर दिया, ठीक है जी। और क्या किया गया? एक नई पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो रानी होगी ना, भारतीय राज्य सचिव, ये रिपोर्ट देगा किसको? महारानी विक्टोरिया को। और एक और काम किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, उसको भी खत्म कर दिया। उसको क्या बना दिया? उसको बना दिया वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है जी, वायसराय। तो आपसे क्वेश्चन पुट अप कर ले कि पहला वायसराय कौन था?
तो आपका आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। तो आपका आंसर क्या रहेगा भाई? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी। अब जी इंडियन काउंसिल में भारतीय जो परिषद हमने बनाई थी उसमें 15 मेंबर रहेंगे। इंडियन काउंसिल यानी भारतीय परिषद में 15 मेंबर रहेंगे जी। 7 तो होंगे महारानी के और 8 होंगे व्यापारियों के। ये बदलाव किए गए थे जी। ठीक है, देखिए दोबारा से 57 की क्रांति होती है, विद्रोह होता है भारत के अंदर। अंग्रेजों के कान खड़े हो जाते हैं, यार ये तो लोग इंडियन लोग हैं, ये तो जागरूक हो रहे हैं, तो इनको क्यों ना एक मीठी गोली दे दी जाए। इनको कह दी जाए कि जो हम आपके ऊपर एक्ट लेके आ रहे हैं उसमें भारतीय शब्द जोड़ दिया और हम खुश हो गए। उन्होंने कहा भाई जो भी रूल रेगुलेशन हमारा जा रहा है उसके अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगा के भेजेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र भेजा था उसको पढ़ा गया किसके द्वारा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे अब किस में बदल दिया गया था? वायसराय ऑफ इंडिया में। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कहाँ पढ़ा गया था वो? मिंटो पार्क में। कहाँ था जी? इलाहाबाद में। ये 2 पॉइंट किए गए। सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको खत्म कर दिया गया, स्क्रैप, बिल्कुल क्लोज। दूसरा जी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया, उसको भी क्लोज कर दिया गया। ये कहा गया कि भाई ये इनका कोई चक्कर नहीं है, दे आर क्लोज्ड। अब भारत की जो रानी होगी, भारत का जो कंट्रोल होगा वो डायरेक्ट किसके हाथ में होगा? क्वीन विक्टोरिया के हाथ में होगा। महारानी विक्टोरिया ही भारत की सब कुछ है। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। भाई उसने कहा कि मैं देखूंगी भाई तुम्हारे को, मैं हूं तुम्हारी महारानी। ठीक है जी, मेरे हाथ में कंट्रोल। उस कंट्रोल को चलाने के लिए उसने क्या कर दिया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की पहली पोस्ट बना दी और वायसराय बना दिया किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। पहला वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इंडियन काउंसिल थी, उसमें जो 15 मेंबर अब कर दिए गए, 15 में से 7 मेंबर हमारे महारानी के होंगे और जी 8 मेंबर हमारे किसके होंगे? व्यापारियों के। जो अंग्रेज व्यापारी थे वो क्या करेंगे? होम गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है जी, नोट कर लिया आप सभी ने। अब जी अगला आता है 1861। ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर देखो जी, ये चीजें तो आपको थोड़ी ही याद रखनी पड़ेंगी। अगला पॉइंट क्या आता है जी? 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है जी, इस एक्ट में पहली बार 1860 में इंडियन बजट, भारतीय बजट को इंट्रोड्यूस किया गया। भारतीय बजट को इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? एक मिनट, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों? जेम्स विल्सन। एक मिनट जी, भारतीय बजट को इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? जेम्स विल्सन। इसी को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन बजट। फादर ऑफ इंडियन बजट। ठीक है जी, इस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था कब जी? 1860 के अंदर भारतीय बजट। ठीक, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। और 1861 में इंडियन पेनल कोड की स्थापना हुई। भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता। ठीक है जी, और क्या हुआ था इसमें? और जी सबसे उसके बाद क्या हुआ था कि जो 1861 में जो वायसराय था ना, वायसराय, उसको किसकी पावर दी गई? ऑर्डिनेंस की, कि भाई आप ऑर्डिनेंस पावर प्रदान कर दी गई। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और क्या है उसके बाद है जी
सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, 1862 में तीन हाई कोर्ट स्थापित किए गए। क्वेश्चन आ जाता है कि जो 3 हाई कोर्ट्स थे वो कब स्थापित किए गए, तो आपका आंसर रहेगा 1862 में। और कौन कौन से 3 जगह जी? नंबर 1 कलकत्ता, नंबर 2 बॉम्बे और नंबर 3 मद्रास। 3 जगह पर नए हाई कोर्ट्स बनेंगे, एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये प्रावधान भी आया किसके तहत? इस 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। और क्या हुआ? 1862 में ही पोर्टफोलियो यानी विभाग, पोर्टफोलियो जैसे लेबर मिनिस्ट्री है भाई, हम नहीं कहते कि जैसे अमित शाह का पोर्टफोलियो क्या है? अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी का पोर्टफोलियो क्या है? होम अफेयर्स। तो पोर्टफोलियो कमीशन का गठन किया गया, विभागों का बंटवारा। ये कमीशन क्या करेगा? ये विभाग बांटेगा, क्लासिफिकेशन करेगा डिपार्टमेंट्स की, कि भाई ये डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, ये रेलवे डिपार्टमेंट है, ये होम अफेयर्स है, ठीक है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स है। इस प्रकार से डिपार्टमेंट्स का गठन करने के लिए हमने क्या किया? पोर्टफोलियो कमीशन का गठन किया। और किसके द्वारा किया गया? ये था जी लॉर्ड कनिंग, ठीक है जी। इसीलिए हम लॉर्ड कनिंग को क्या बोल देते हैं? लॉर्ड कनिंग को ही हम क्या बोल देते हैं? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले कि हु इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, देन आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा लॉर्ड कनिंग, ठीक है जी। ये था जी 1861 का क्या, कौन सा एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हमारे पास आगे आएगी कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। तो बच्चों आज हमने क्या किया है, जरा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिए भाई। आज हमने किया है 1793 का क्या? चार्टर एक्ट। सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ 1793 का। 1 मिनट में साइड खड़ा हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यहाँ तक इसको रिवाइज करा रहा हूँ। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसमें क्या हुआ था? 1860 में इंडियन बजट को प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? जेम्स विल्सन, फादर ऑफ इंडियन बजट का क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन बजट? देन आपका आंसर क्या रहेगा? जेम्स विल्सन इज द फादर ऑफ इंडियन बजट। 1861 में क्या हुआ था? 1861 में हमने क्या किया था? इंडियन पेनल कोड की स्थापना हुई थी। इंडियन पेनल कोड कब बना था? तो आपका आंसर रहेगा 1861। वायसराय को ऑर्डिनेंस की पावर कब दी गई? तो आपका आंसर रहेगा 1861 में। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि हम बगैर संसद के लगे एक बिल पारित कर सकते हैं। वो पावर जैसे आज राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस पावर है, उस समय में वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कनिंग था। उसको दी गई थी 1861 में। और क्या हुआ था? 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी। कब? 1862 में। आपका क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि 3 हाई कोर्ट्स कब बने थे, तो आपका आंसर रहेगा क्या? कब बने थे भाई? 1862 में। कौन कौन सी जगह बने थे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, ठीक है जी। पॉइंट नंबर क्लियर है ये 3। 1862 में पोर्टफोलियो कमीशन का गठन होता है। पोर्टफोलियो कमीशन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट्स का बंटवारा। ये लेबर मिनिस्ट्री है, ये होम अफेयर्स है, ठीक है जी। इस कमीशन का गठन कब हुआ था? 1862 में। और किसने किया था इसका गठन? इसका कमीशन का गठन हुआ था लॉर्ड कनिंग। हु वाज द लॉर्ड कनिंग? लॉर्ड कनिंग वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। उसी को हम बंटवारों का पिता भी बोलते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे अगली क्लास में हम इससे आगे करेंगे। कांग्रेस के बाद जो चीजें हुई, 1885 में कांग्रेस का गठन होता है, कांग्रेस बनती है। कांग्रेस अपनी 9 सूत्रीय मांग रखती है, ठीक है जी। वो बोलती है, क्या बोलती है कि जी आप थोड़ा इस चीज़ में करो, आईसीएस की एक जो एज है उसको थोड़ा कम करो। बहुत सारी मांग्स हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आज हमने जो किया है वो किया है जी 1793 का क्या? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के अंदर क्या किया गया था? सबसे पहले जो मोनोपोली थी 1793 से 20 साल के लिए, फिर 20 साल के लिए, फिर 20 साल के लिए हमने दे दी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। जब सबसे पहले क्या था 1793 का क्या? इंडियन चार्टर एक्ट। उसमें क्या हुआ था? जो वेतन था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का वो भारतीय रेवेन्यू से दिया जाएगा। दूसरी बात क्या हुआ था कि हमने क्या किया था? हमने किया था
एक तो वेतन दिया जाएगा, और क्या किया था भाई, जो रिटन लॉज की स्टार्टिंग होती है वहीं से, रिटन लॉज, लिखित कानून, लिखित कानूनों को डिस्क्राइब करने की पावर किसको दी गई, जुडिशरी को दी गई। जुडिशरी को लिखित कानून डिस्क्राइब करने की स्टार्टिंग दी गई। और 1793 में ही आईसीएस का गठन होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज का। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1853 में पहली बार इसकी लिखित परीक्षा स्टार्ट होती है। कहां पर स्टार्ट होती है, लंदन के अंदर। पहला भारतीय जिसने आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की कौन था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा भाई। उसको कौन सी प्रेसिडेंसी मिली थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी मिली थी। ओके जी। उसके बाद दूसरा भारतीय कौन था, सुभाष चंद्र बोस। वैसे तो 1867 में भी 4 भारतीयों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुभाष चंद्र बोस जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे, तो इसलिए उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि 1920 में उन्होंने क्वालिफाई किया और 1921 में उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया, ड्यू टू इंडियन फ्रीडम। उनके भारत के अंदर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था, वो चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता में मैं बढ़ चढ़कर भाग लूं। ठीक है जी। और 1793 में हमने क्या किया था, रेवेन्यू पुलिस, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की थी। उसके बाद क्या था, 1813 का क्या, चार्टर एक्ट। 1813 में क्या हुआ था, ईसाइयों ने भारत आना चालू कर दिया कि यार इनको ना अपना धर्म फैलाओ। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार होगा, ये हमें समझेंगे, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म अपनाएंगे। तो इसलिए ईसाइयों का आगमन होता है कब, 1813 में। और 1813 में ही क्या हुआ था बच्चों, ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। किसकी ट्रेड मोनोपोली को, ईस्ट इंडिया कंपनी की, सिवाय दो चीजों में ट्रेड मोनोपोली रह गई थी। किसमें, ट्रेड विद टी और ट्रेड विद चाइना। और जी 1 लाख पर ईयर एजुकेशन के लिए हमने आवंटित कर दिया था, अलग से निकाल दिया था। कितना, 1 लाख रुपया। किसके लिए बच्चों, एजुकेशन के लिए। ठीक है जी। ओके। उसके बाद क्या हुआ था जी, 1833 का क्या आया, चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, जो 2 चीजों में ट्रेड मोनोपोली थी वो भी हमने बिल्कुल स्क्रैप कर दी, वो भी हमने खत्म कर दी। और जी और क्या हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो केंद्रीयकरण कर दिया गया था। और क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था हमने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही स्त्री प्रथा का अंत किया था। कब अंत किया था, 1829 में। किसके साथ मिलकर, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन क्या थे, समाज सुधारक थे, बंगाल से रिलेटेड थे वो। ठीक है, उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ था जी, 1835 में ही हमने क्या कर दिया था, इंग्लिश को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। दैट सारे के सारे दफ्तरों में इंग्लिश ही चलेगी। और क्या किया था बच्चों, कि जो अंग्रेज थे उनको अधिकार दे दिया था कि वो भारत के अंदर जाकर जमीन खरीद सकते हैं, 1833 में। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा क्या, 1853 का चार्टर एक्ट। उस चार्टर एक्ट में क्या किया, जो प्रशासन था और जो लेजिस्लेटर थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया मतलब किसको, एडमिनिस्ट्रेशन को और विधायिका को। इसी एक्ट के तहत एक ऑल इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। उस ऑल इंडिया काउंसिल का काम क्या था कि वो कानून बनाएगी भारत में राज करने के लिए जो लॉज। उन कानूनों को कौन परमिशन देगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया परमिशन देगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या दी गई बच्चों, वीटो पावर दी गई। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं और क्या किया गया था 1853 में, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी अलग से बना दिया था हमने, किसके लिए, बंगाल के लिए। वो आईसीएस के बारे में तो हमने बात ही कर ली उससे पहले। ठीक है जी। ओके जी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो 24 मेंबर थे उसकी संख्या घटाकर कितनी कर दी थी, 6 कर दी थी। उसके बाद आता है 1858 का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों हुआ, क्योंकि उससे पहले क्रांति हुई। क्रांति की वजह से अंग्रेजों को ये लगा, महारानी को ये लगा यार भारत में सब कुछ ठीक नहीं है। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म कर दिया, अपना घोषणा पत्र भेज दिया किसके हाथ, लॉर्ड कनिंग के हाथ। लॉर्ड कनिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको क्या बना दिया, वायसराय ऑफ इंडिया। वो जो घोषणा पत्र था कहाँ पढ़ा गया बच्चों, मिंटो पार्क में, इलाहाबाद में। ठीक है जी। उस घोषणा पत्र के तहत बहुत सारी चीज़ें की गई। सबसे पहले क्या किया गया, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का राज्य सचिव, जो पूरी की पूरी रिपोर्ट किसको देगा, महारानी विक्टोरिया को। महारानी विक्टोरिया क्या हो गई, आई एम द बॉस, आई एम द बिग बॉस
ऑफ इंडियन कंट्री। मैं इस भारतीय देश की पूरी बिग बॉस हूँ, मैं ही एम्परर हूँ। ठीक है जी। और जी, और क्या किया गया 1861 में, क्या हुआ उसके बाद? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1861 में। 1860 में जो बजट की प्रस्तुति इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार जेम विल्सन के द्वारा। जेम विल्सन क्या थे? फादर ऑफ इंडियन बजट भी बोलते हैं। इंडियन पेनल कोड क्या था? इंडियन पेनल कोड की, भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 में। वायसराय को ऑर्डिनेंस पावर दी गई और 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। और जी, पोर्टफोलियो कमीशन का गठन हुआ कब? 1862 में। हु वाज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? लॉर्ड कनिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बार बार इसको पढ़ते रहिए। बार बार, जब तक आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, समझ में नहीं आएंगी। तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए। मेरी जो अब तक पॉलिटी की क्लास जो 2 लगी है, अगर आप उन दोनों क्लासों को 2-2, 4-4 बारी लगा के आते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पॉलिटी याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, बिल्कुल अच्छे लेवल की। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है जी। घर पर रहिए, पढ़िए। आपका कर्म एक है, आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। अब आप ये सोचे कि यार टाइम निकल रहा है, पेपर होंगे कि नहीं होंगे। कल एक बच्चे का फ़ोन आया, बोला सर पेपर तो होंगे नहीं, भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है, ये बहुत फैल रहा है। मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं? कर क्या सकते हैं? आप ये बताइए ना, आप कर क्या सकते हैं? आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई। कोरोना है, लॉकडाउन है, प्रॉब्लम है, हर जगह है, लेकिन कर्म छोड़ सकते हो क्या? कर्म तो करना पड़ेगा ना। या तो आप नहीं करोगे या करोगे। तो इससे बेटर कि कर लो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। हम आपके साथ हैं, आपकी पढ़ाई करवाएंगे, अच्छे लेवल की करवाएंगे। जितने भी नए साथी जुड़े हैं चैनल के साथ, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि भाई आप स्टार्टिंग से क्लास लगाइए। जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसकी पहली क्लास जरूर लगाइए। जैसे जो आज क्लास लगाएगा पॉलिटी की, पहली क्लास जरूर लगाओ, तब समझ में आएगा। ओके प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भारतीय कांग्रेस के साथ, इससे आगे 1861 से। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।